आइए आज हम बात करते हैं सीएनएस इन्फेक्शंस जो कि प्रोटोजोआ के जरिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी की। ठीक है, तो देखिए टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी ये प्रोटोजोआ है और ये सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया कि इसका डिफिनेटिव होस्ट जो है वो कैट्स हैं और इंटरमीडिएट होस्ट की हम बात करें तो बर्ड, रोडेंट, शीप और पिग्स इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं और एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट ये ह्यूमन्स है। ठीक है, तो ह्यूमन देखिए ये इंटरमीडिएट एक्सीडेंटल होस्ट हैं और ह्यूमंस में ये सीएनएस डिजीज कॉज करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हमको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात की गई कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में, तो देखिए इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में ना मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। 80 to 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये जो होता है अपने सिम्टम दिखाता है और सिम्टम जब दिखाता है तो देखिए मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हम देखेंगे तो निगेटिव हेट्रोफॉइल एंटीबॉडी टेस्ट, तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में हमको निगेटिव हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि रिएक्टिवेशन इन एड्स, तो यहाँ पे अब बात की जा रही है इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड में। ठीक है, तो देखिए इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड में दो तरह से होता है, हो सकता है कि ये रिएक्टिवेशन हो या हो सकता है प्राइमरी इन्फेक्शन हो। तो अगर प्राइमरी इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्पिटेंट में हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमको नेक्रोटाइजिंग लीजन्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टिवेशन बताया गया। हालांकि हो सकता है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो तो हमको नेक्रोटाइजिंग लीजन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है रीएक्टिवेशन होता है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्पिटेंट में इसका कोई असर नहीं होता है। इस वजह से जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की बात आती है तो यहाँ पे रीएक्टिवेशन होता है। और जब रीएक्टिवेशन होता है ना, तो देखिए हमको क्या देखने को मिलता है, अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन ऑफ टेकिजॉइड्स। तो टेकिजॉइड्स इसके साइकिल की एक फॉर्म है और ये टेकिजॉइड जो है ये इसका अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक, तो जब इसका अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये रीएक्टिवेट हो जाएंगे और ये रीएक्टिवेट होते हैं ब्रेन में, लिवर में और आई में, इन सब जगह पे होता है। तो यहाँ पे हमारा सीएनएस से रिलेटेड है, इस वजह से हम यहाँ पे सीएनएस पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए जब ये ब्रेन में रीएक्टिवेट हो जाएंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, यहाँ देखिए एड्स की बात की गई। ठीक है, तो क्या होगा कि ब्रेन में हमको एब्सेस देखने को मिलेगा, ब्रेन में हमको एब्सेस देखने को मिलेगा, यूजुअली सीन एज मल्टीपल रिंग इन्हांसिंग लीजन्स ऑन एमआरआई। तो जब हमको ब्रेन एब्सेस देखने को मिलेगा ना, तो जब हम एमआरआई करेंगे तो एमआरआई पे हमको मल्टीपल रिंग इन्हांसिंग लीजन्स देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए मल्टीपल रिंग इन्हांसिंग लीजन्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमआरआई पे। तो ये हो गया हमारा टॉक्सोप्लाज्मा गोनोरी, जब सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करता है ब्रेन एब्सेस के जरिए तब देखने को मिलता है। तो पता चला यहाँ पे हमको इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि अगर कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तब हमको ट्रायड देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हमको क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है और क्लासिक ट्रायड में पहला हमारा होता है कोरियोरेटिनाइटिस और दूसरा होता है हाइड्रोसिफेलस और तीसरा होता है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायड में हमको देखने को मिलता है कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसिफेलस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। तो ये हमको क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो देखिए ट्रांसमिशन ये सिस्ट की फॉर्म में होता है मीट्स में। ठीक है, तो पुअरली कुक्ड मीट में इसके सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सिस्ट पुअरली कुक्ड मीट में प्रेजेंट होते हैं और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ये सिस्ट की फॉर्म में होता है और पुअरली कुक्ड मीट में प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा देखिए कैट के फीसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो कैट के फीसेस में ये oocytes के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कैट के फीसेस में भी ये प्रेजेंट हुए oocyte के फॉर्म में, फिर ये oocyte जो है ये ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और ओरल रूट से ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट करते हैं। और क्रॉस प्लासेंटा, ये देखिए प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। अब जब प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं इस वजह से प्रेगनेंसी में इसको हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं इससे। ठीक है, तो ये कि क्रॉस प्लासेंटा, तो प्लासेंटा को ये क्रॉस कर सकते हैं, इस वजह से ये प्रेग्नेंट पेशेंट शुड अवॉइड कैट। तो प्रेग्नेंट वोमेन जो है वो अवॉइड करना चाहिए कि कैट से वो अवॉइड करे। तो क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉसेस प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस कर लेते हैं और ये oocyte की फॉर्म में कैट के फीसेस में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से चांस रहता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट ये इन्फेक्ट हो जाए और जब ये इन्फेक्ट होगी तो प्लासेंटा के जरिए ये जो फीटस है ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रांसमिशन की बात। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो देखिए डायग्नोसिस हम सीरोलॉजी करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सीरोलॉजी में हम क्या करते हैं, आईजीएम आईजीजी देखते हैं। तो आईजीएम की बात करें, देखिए 1 to 2 वीक्स में ये प्रेजेंट होता है। हमको मालूम है कि ये करंट इन्फेक्शन को बताता है, तो 1 to 2 वीक में प्रेजेंट हो जाता है और 6 मंथ तक ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो एंटी टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी एंटीबॉडी आईजीएम की फॉर्म में अगर देखें तो ये 1 से 2 हफ्ते में प्रेजेंट हो जाएगी और 6 महीने तक ये प्रेजेंट रहती है। और आईजीजी की बात करें, देखिए क्रोनिक इन्फेक्शन को बताता है, तो ये 3 वीक में प्रेजेंट होगी, आईजीजी 3rd वीक में प्रेजेंट होगी और ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखिए सीरोलॉजी में हम बात किए आईजीएम सिर्फ 6 महीने तक प्रेजेंट होती है, जबकि आईजीजी ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होती है।
और उसके अलावा देखिए हम बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी में हमको टेकिज़ॉइड्स देखने को मिलते हैं। और टेकिज़ॉइड्स ये देखिए यही इन्फेक्टिव फॉर्म होती है और यही रीएक्टिवेट होती है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि रीएक्टिवेशन इन एड्स, तो एड्स में हमको अनकंट्रोल्ड टेकिज़ॉइड का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। इस वजह से हम बायोप्सी करते हैं और यहाँ पे हमको टेकिज़ॉइड्स देखने को मिलते हैं। और ये देखिए टेकिज़ॉइड्स यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखिए ये टेकिज़ॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए टेकिज़ॉइड्स हमको देखने को मिला। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अच्छा, अभी देखिए हम पीसीआर भी करते हैं। और पीसीआर कब करते हैं? तो देखिए पीसीआर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ पॉसिबल इंट्रायूट्राइन डिजीज। तो पॉसिबल इंट्रायूट्राइन डिजीज, ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ यानी फीटस में अगर हमको सस्पेक्ट है कि यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी का इन्फेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे हम एमनियोटिक फ्लूइड का पीसीआर करते हैं। अभी हम इस पे और डिटेल में बताते हैं पीसीआर करके हम क्या चेक करते हैं। ठीक, तो ये हो गया सीरोलॉजी, बायोप्सी और पीसीआर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, ये मेन ट्रीटमेंट हमारा होता है सल्फा डायाजाइन प्लस पायरीमीथामाइन, ठीक है। तो ये हमारा मेन ट्रीटमेंट हुआ सल्फा डायाजाइन और पायरीमीथामाइन। और प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हम ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोफिलैक्सिस में हम ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल का यूज़ करते हैं। और ये प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत कब पड़ती है? तो हमको मालूम है कि इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में, एचआईवी पेशेंट में हमको इसका रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है। और जब रीएक्टिवेशन देखने को मिला तो हमको पता चला कि एचआईवी में CD4 के काउंट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। तो अगर CD4 पॉजिटिव सेल के काउंट जो है ये 100 सेल पर mm³ से कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोफिलैक्सिस के तौर पे ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात की है कि प्रेगनेंसी में जो है बहुत ही एहतियात करना चाहिए क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। तो इस वजह से अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें हमको सस्पेक्ट है या प्रेग्नेंट फीमेल कोई है जो पहले से इन्फेक्टेड है टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए फौरन फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही हम स्पाइरामाइसिन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टू 18 वीक तक हम स्पाइरामाइसिन देंगे। अब 18 वीक के बाद, ठीक है, 18 वीक के बाद यानी हमारी आधी प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। तो 18 वीक के बाद क्या होगा? हम एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे और यहाँ पे पीसीआर करेंगे। इसी पीसीआर की बात हम यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का हम पीसीआर करेंगे और पीसीआर में हमको चांस रहता है कि क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो निगेटिव है तो यानी फीटस में ये ट्रांसमिट नहीं हुआ है और फीटस यहाँ पे सेफ है। लेकिन फिर भी हम प्रोफिलैक्सिस के तौर पे ये स्पाइरोमाइसिन पूरे प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड में हम पॉजिटिव पा गए इसको पीसीआर के टाइम पे, तो यहाँ पे हम देखिए यही जो ट्रीटमेंट इसका है सल्फाडायाजिन और पायरीमिथामाइन, ये हम देंगे पूरी प्रेगनेंसी ताकि इसको हम ट्रीट कर लें। तो ये हो गया प्रेग्नेंट फीमेल की कंडीशन में हम ऐसा करेंगे, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी का। तो टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी में हम यहाँ पे बात किए कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है और अगर सिम्टम आए तो मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में हमको जैसे एड्स की बात करें यहाँ पे रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है। और रीएक्टिवेशन हमको ब्रेन में, लंग्स में, आई में कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेन पे फोकस कर रहे हैं तो हमको ब्रेन एब्सेस देखने को मिलेगा, इस वजह से इंसेफेलाइटिस होगा। और यहाँ पे हम एमआरआई की फाइंडिंग की बात करें तो हमको मल्टीपल रिंग इन्हांसिंग लीजन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मा की बात की गई, यहाँ पे हमको ट्रायड देखने को मिलते हैं, कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसिफेलस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये देखने को मिला। और ट्रांसमिशन की बात की, देखिए ये मोस्ट कॉमन ये जो है ये सिस्ट इन मीट में देखने को मिलता है क्योंकि ये पोरली कुक मीट में प्रेजेंट होते हैं और oocytes इन कैट फीसेस में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हमको देखने को मिलते हैं। और ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, इस वजह से प्रेग्नेंट पेशेंट को कैट से अवॉइड करना चाहिए। और डायग्नोसिस की बात की तो सीरोलॉजी और बायोप्सी हम करते हैं और पीसीआर हम करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में हम पीसीआर करते हैं अगर हमको सस्पेक्ट है कि फीटस टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी से इन्फेक्टेड है। तो ये चीज़ हुई। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मेन ट्रीटमेंट इसका सल्फाडायाजाइन और पायरामिथामाइन है। और प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में या एचआईवी पेशेंट में हम क्या करते हैं कि ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल देते हैं। और उसके बाद हम प्रेगनेंसी के पूरे इसकी बात कर लिए। अब आगे हम बात करेंगे निग्लेरिया फाउलेरी की।